आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और बिहार बुलेटिन में खासकर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कांग्रेस को लेकर, जहां कांग्रेस पूरी तरह से बिहार में संगठन को मजबूत करने में जुट गई है और इसी को लेकर पटना स्थित सदाकत आश्रम में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि पार्टी का पूरा फोकस फिलहाल संगठन को मजबूत करने पर है। उन्होंने बताया कि जिला और प्रखंड स्तर पर संगठन विस्तार की समीक्षा की जा रही है और जिला अध्यक्षों से प्रगति रिपोर्ट भी ली जा रही है हर महीने। राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस के 3 बिंदुओं पर आधारित ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया है, जिसमें राजनीतिक कार्यक्रम, स्थानीय स्तर पर गतिविधियां और संगठन विस्तार के तहत नए सदस्यों की संख्या का मूल्यांकन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई जिलों में सदस्यता अभियान भी लगातार चल रहा है और इसकी शुरुआत भी हो गई है और पार्टी की संपत्तियों की भी समीक्षा की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिला अध्यक्षों को 2 चरणों में बुलाया गया है और पहले चरण की बैठक में अधिकांश जिला अध्यक्ष शामिल हुए। जैसा कि कल था कि जो क्वालिफाइड बीपीसीसी के जो पदाधिकारी थे उनके साथ बैठक की। कल की बैठक में 2-3 बातें तय हुई कि हम लोगों को जल्द से जल्द जिला का प्रभार दिया जाए ताकि हम संगठन के स्तर पर हम मजबूती दे सके और प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों के तक हम लेवल तक ले जाए। कल का निर्णय हुआ। आज के जिला अध्यक्षों का बैठक 2 बातों को लेकर के है कि यहाँ पे संगठन की स्थिति हमारा क्या है, कितने प्रखंड अब तक बने, कितने प्रखंड अब तक जो है में मंडल बने और जिला अध्यक्षों की उस संगठन को खड़ा करने में क्या क्या परेशानियां आ रहा है। तो इस विषय पर अभी चर्चा चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक माह में हम लोग 1 मंथ पर जिला अध्यक्षों के साथ उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट में 2-3 पॉइंट को लेकर के हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने। और ग्रेडिंग होता है कि पॉलिटिकल प्रोग्राम के मतलब होता है कि जिला में कितने लोकल स्तर पर आंदोलन हुए, कितने प्रोटेस्ट हुए, कितने हुए बाकी पर। ऐसे से मतलब संगठन सृजन साथी अभियान के तहत अब तक कितने सदस्य जुड़ने बाकी रह गए हैं, चूंकि जुड़े हैं बहुत, लगभग 3-3.5 लाख लोग जुड़े हैं और कई जिला में हमारे पूरी तरह से प्रखंड कमेटियां बन गई है और हम लगभग 4था ट्रेनिंग कार्यक्रम की कल से शुरुआत भागलपुर में कर रहे हैं। तो ये एसएसए को हम लोग मिला करके और इसके बाद अभी हमारे पास कई जगह ऐसी भू संपदा है जो हम उसको ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो हमारे जिला अध्यक्ष ट्रैक कर करके उसकी भी समीक्षा चल रही है और हम आने वाला समय में हम बूथ स्तर तक कैसे पहुंचे उस पर हमारी तैयारी चल रही है। कोई क्वेश्चन है तो देखिए, जिला अध्यक्ष 2 जोन में बंटे थे। फर्स्ट जोन में अभी आए हैं लोग, अगला जोन फिर हम लोग अलग से शुरू करेंगे। लेकिन अभी जो है हमारे जिला अध्यक्ष लगभग जो फर्स्ट जोन वाले हैं करीब सब है। लगता है कि एक कभी मिसिंग है, हो सकता है कि एक सवेरा। हम अभी संगठन पर इस मुद्दे के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि पहले हमें अपनी ताकत को विस्तार करना है और ताकत का विस्तार की भी एक प्रक्रिया है कि IGIMS अस्पताल में अब गंभीर मरीजों का भी इलाज होगा और इसको लेकर एक पहल शुरू कर दी गई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने 5 नई सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। IGIMS में गंभीर मरीजों के इलाज की क्षमता काफ़ी बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार नई डायलिसिस यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, ICU, OPD कमांड सेंटर और हर्बल गार्डन समेत 5 नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है। मरीजों को बहला फुसला कर निजी सेंटरों में भेजने वाले दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए OPD कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड सेंटर शुरू किया गया है। मरीजों या उनके परिजन इलाज, जांच, भर्ती और आयुष्मान योजना से जुड़ी शिकायतें यहां दर्ज करा सकेंगे। उन्हें विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डायलिसिस के लिए लंबा इंतजार खत्म होगा। राज्य भर में आने वाले किडनी मरीजों के लिए अब डायलिसिस स्लॉट बढ़ जाएंगे। पहले 12
हेमोडायलिसिस मशीनों से रोजाना औसतन 20 मरीजों का डायलिसिस होता था। अब 20 नई यूनिट्स जुड़ने से एक ही दिन में ज़्यादा मरीजों को स्लॉट मिलेगा। हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस कराने वाले मरीजों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। न्यूरो सर्जरी के मरीजों को अभी 2 से 3 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। नए मॉड्यूलर और ओटी कॉम्प्लेक्स के पूरी क्षमता से चलने पर एक साथ अधिक ऑपरेशन किए जा सकेंगे। एक ही नियंत्रित परिसर में तैयारी के लिए को लेकर रिकवरी की व्यवस्था होने से इन्फेक्शन का खतरा भी घटेगा। क्रिटिकल केयर मेडिसिन आईसीयू शुरू होने से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों को 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी मिलेगी। ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर की सुविधा भी मजबूत होगी। अभी आईजीएमएस आया हूँ। मैंने अभी डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया है। डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया है हाँ। किशन जी, मरीजों को अब इससे क्या फायदा पहुंचने वाला है और देखिए, अन्य अस्पतालों में क्या इस तरीके की सुविधा लगाई जाएगी? पहले पॉजिटिव मरीजों के लिए डायलिसिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने यहाँ पर पॉजिटिव जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है या फिर आपका HIV पॉजिटिव है, तो उनके लिए भी हमने डेडिकेटेड मशीन 2 रखा है। और ये राज्य में पहले कहीं भी नहीं था सरकारी संस्थाओं में। ये हमारा पहला सरकारी संस्था है जहाँ पे हमने डेडिकेटेड डायलिसिस यूनिट रखा है। तो पहले जो इलाज होता था नॉर्मल, जिनके पॉजिटिव आते थे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी या HIV पॉजिटिव, तो उन मरीजों का डायलिसिस नहीं हो पाता था। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डायलिसिस यूनिट रखा है। ये एक हमारे लिए अच्छी अचीवमेंट है हमारी राज्य के लिए कि ये पहला सरकारी संस्थान है जहाँ पे हम डेडिकेटेड डायलिसिस यूनिट बनाए। क्या अन्य अस्पतालों में भी इस तरीके की सुविधाएं रहेंगी ताकि मरीजों को परेशानी का जी हाँ, ये अगर सक्सेसफुल रहा तो हम आगे भी देख सकते हैं और भी दूसरे अस्पतालों में भी हम रख सकते हैं डायलिसिस की व्यवस्था। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। तो उसके लिए सारे आईजीएमएस के डायरेक्टर हों, सारे प्रबंधन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जनता को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इससे जो किडनी के जो नेफ्रो के जो लोड है ये हॉस्पिटल पे वो कम होगा और जनता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। सदर अंचल कार्यालय का डीएम ने निरीक्षण किया है, औचक निरीक्षण। और जब औचक निरीक्षण किया जाता है तो इसमें कई बातें आती हैं कि औचक निरीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें अचानक कार्यालय से कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने अंचल कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों की समीक्षा की और समयबद्ध निष्पादन का निर्देश भी दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है दाखिल खारिज, भूमि पैमाइश, नाकाबंदी समेत सभी लंबित मामलों का जो प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे मामले निष्पादन योग्य उन्हें तत्काल पूरा किया जाए, जबकि किसी कारणवश लंबित मामलों में नियमानुसार का कारण अंकित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने पूरी तरह से कई मामलों को देखा है और साथ ही डीएम के औचक निरीक्षण से अंचल कार्यालय में कार्य व्यवस्था को लेकर सख्ती का संदेश दिया गया है तथा कर्मचारियों में कार्य के प्रति सक्रियता भी बढ़ी है। देखिए, आज सदर अंचल कार्यालय का रूटीन इंस्पेक्शन पहले से प्लान था, उसको हम लोगों ने किया है और सरकार का डायरेक्शन है कि लोगों को जो सर्विसेज दी जानी है हमारे स्तर से वो सहज तरीके से मिल जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ जितने भी म्यूटेशन हैं, परिमार्जन हैं, ऐसे केसेस हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। कुछ पेंडेंसीज़ हैं यहाँ पर, उसको ससमय डिस्पोजल 1 वीक के अंदर सभी जो पुराने पेंडेंसीज़ है उसको डिस्पोजल करने का निर्देश दिया गया है। कुछ हल्का कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ है, अंतर जिला भी स्थानांतरण हुआ है, तो अभी सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं। जो सरकारी परियोजनाएं के लिए ज़मीन की आवश्यकता है उसको भी तेज़ी लाने का सभी को डायरेक्शन दिया गया है। उसको हम लोग एक कमेटी बनाकर उसका विस्तृत जांच करवा लेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग उसके किसी भी प्रकार के निबंधन पे हम लोग रोक लगा दिए हैं और उसकी जो सभी अभिलेख हैं उसकी विस्तृत जांच करके हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। हम लोग आज म्यूटेशन, परिमार्जन, नापी, इनके जितने भी आवेदन हैं सबको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। उनका इस मोतिहारी अंचल में और ज़िले के सभी अंचलों में ससमय निष्पादन किया जाएगा। जो भी उसमें बाधाएं हैं उसको दूर की जाएगी। आगे देखिए, बिहार की खबरों में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से कई बातें आई हैं, जिसमें हम मोतिहारी की भी बात कर रहे हैं और सभी जिलों की बात कर रहे हैं। और इसमें देखिए एक खबर आई है, सीधे सीधे हम आपको बता दें कि ये मदरसा शिक्षकों की इसमें बात हो रही है, जिसमें सम्राट चौधरी सरकार पर मदरसा शिक्षकों ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे। उन्होंने एक तरह से चेतावनी भी दे डाली है। बिहार राज्य मदरसा नियोजित शिक्षक कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
संघ का कहना है कि मदरसों को जांच के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, वेतन अनुदान रोका जा रहा है और मदरसा शिक्षकों का लगातार शोषण हो रहा है। संघ ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर भी शिक्षकों को परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि वेतन अनुदान जारी नहीं किया गया और उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो पूरे बिहार में बड़ा जन आंदोलन होगा और चक्का जाम किया जाएगा। संघ के महासचिव मोहम्मद परवेज आलम ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में मदरसों को समय समय पर अनुदान मिलता था और शिक्षक संतुष्ट थे, लेकिन वर्तमान समय में सरकार में मदरसों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और जांच के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। का बात है, आज से पिछले 6 महीना फरवरी तक जो पिछले वित्तीय वर्ष का वेतन था, उन्होंने जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे हम लोग को वेतन में कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब से सरकार बदली है और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए हैं, इस वित्तीय वर्ष का आवंटन और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री इस एवज में हम लोग का आवंटन नहीं जारी किए कि हम मदरसा और संस्कृत विद्यालय का जांच करा लेंगे, उसके बाद जांच के बाद हम लोग आवंटन देंगे। लेकिन पिछले कई माह एक राज्य स्तर की टीम में वहाँ से विभाग से एक प्रखंड स्तरीय कमेटी बनी, उसके बाद संस्कृत मदरसा का जांच हुआ और जांच में सब लोग का रिपोर्ट विभाग को जा चुका है। सरकार समीक्षा नहीं कर रही है, समीक्षा के नाम पर 6 महीना हो गया वेतन नहीं जारी कर रही है। हम लोगों ने आज थक हार करके सरकार के पास सारे लोगों को, सरकार के जितने भी मुख्यमंत्री से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसके एजुकेशन मिनिस्टर या जितने भी सरकार के मंत्री है, सबको सूचना दे चुके हैं कि अगर आप लोगों ने हम लोग का वेतन टाइम पर जारी नहीं किया तो हम लोग इस अगस्त में 20 अगस्त के बाद से राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन हम लोग गर्दनी बाग में करेंगे। इस सब की सूचना हम लोगों ने चाहा कि सरकार को आपके प्रेस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचा दे, ताकि सरकार की तरफ से भी कोई बात नहीं रहेगा कि हम लोगों को जो है कोई इस तरह का सूचना नहीं दी। जहां तक की बात है, जब तक नीतीश कुमार हम लोगों को 2005 से मुख्यमंत्री थे तब तक कभी आवंटन का कोई दिक्कत नहीं हुआ, कभी दिक्कत नहीं हुआ। 2026 तक जो फरवरी तक पेमेंट मिला हम लोगों को, कहीं कोई हर मंथ तनख्वाह मिलता था। इनके जाने के बाद ये शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी आए हैं, इन्होंने पता नहीं क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या ये सोच क्या है। खुद ये एक शिक्षक रहे हैं, पूरा कोचिंग सेंटर पटना में चलाते थे। पता नहीं शिक्षकों से कैसी उम्मीद रखते हैं। आप बिना तनख्वाह के किसी शिक्षक से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कैसे कर सकते हैं। एक स्लोगन है कि जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। शिक्षक को भूखा रख करके आप कैसी तालीम दिवाना चाहते हैं, कैसे शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। वो टीचर क्या पढ़ाएगा जिसका बच्चा जो है ना भिलक रहा है, उसके बच्चे को फीस देने के लिए नहीं है, उसको माँ को डॉक्टर इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। जो आदमी तनख्वाह नहीं उठा पाएगा वो क्या माने शिक्षा ग्रहण करेगा। ये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए। अगर आप ये नहीं सोच रहे हैं तो आपके अंदर इंसानियत नहीं है। कोई हक नहीं है आपको उस मर्यादित पोस्ट पर बैठ के शिक्षकों को भूखा रख करके 6-6 महीना से जो है ना छोड़ देना, और आप अपना ऐश कर रहे हैं, सरकार के सारे मैंने सहूलत को, सुविधा को उठा रहे हैं और शिक्षक को भूखा छोड़ दिए। क्या गलती है मदरसा शिक्षकों का और संस्कृत शिक्षकों का? आप खुद एक संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं, हम माननीय शिक्षा मंत्री के बारे में कह रहे हैं, संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं और संस्कृत को बहुत अच्छे से लगाव रखना चाहिए। लेकिन क्या दिक्कत है कि 6 महीना से संस्कृत के शिक्षकों का, मदरसा शिक्षकों का तनख्वाह बंद कर दिया। भाई आप जांच कराएं, आप अपने टीम से जांच करवा लिए, समीक्षा कीजिए, जो सही मदरसा है उसको वेतन जारी कीजिए। अगर आपके नज़र में किसी में फॉल्ट है तो आप उसको रोकिए कि मैंने क्या कहते हैं कि कसूर किसी और का, सजा किसी और को। जी मैं परवेज आलम, मदरसा नियोजित शिक्षक संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं। पूर्व विधायक गोपाल मंडल ऐसे तो हमेशा विवादित बयानों के चक्कर में वो सुर्खियों में रहते हैं और इस बार वो बड़ा बयान दे दिया। जब पत्रकारों ने पूछा, उनसे कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि मत पूछिए सम्राट चौधरी के बारे में, सीएम सम्राट चौधरी के बारे में, क्योंकि अगर उनके बारे में कुछ बोलेंगे तो जान से मरवा देंगे। ऐसी बातें गोपाल मंडल ने कही है और उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत को लेकर भी उन्होंने कहा और कई बातें कही कि क्यों बीजेपी की वहां से हार हो गई। तो तमाम बातों को उन्होंने रखा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि फिर एक बार बड़े बोल कह गए हैं, जिसमें पूर्व विधायक गोपाल मंडल अगर सीएम सम्राट चौधरी के बारे में कुछ भी कहेंगे तो जान से मरवा देंगे। ये आप भी सुनिए।
नहीं है, सम्राट चौधरी बने हैं, क्या कहिएगा इस पर? हम कुछ वो नहीं बोलेंगे, घेरवाइएगा हमको जी, मरवाइए देगा सम्राट चौधरी हमको। सम्राट चौधरी मत बोलवाइए, मत बोलवाइए। सम्राट चौधरी आपको कैसे मरवा देगा? अरे छोड़ो यार, आप पूर्व विधायक हैं गोपाल जी, आप कह रहे हैं कि सम्राट जी आपको मरवा क्या बोल रहे हैं? क्या मानते हैं बीजेपी में जो बीजेपी हार गई, कारण कौन है? देखिए कारण है, आप लोग सोचते हो प्रशांत किशोर जीत गया। प्रशांत किशोर तो जीता, पढ़े लिखे थे, मुखर वक्ता थे, लेकिन जंतर मंतर हिंदुस्तान के अंदर इतना जो छात्र आंदोलन किया, यह लाभ मिला। और बांकीपुर जो विधानसभा है बुद्धिजीवियों का जगह है, तो वो साधारण लोगों को लड़ा दिया। किसी बड़े आदमी को, ऐसे भाजपा में बहुत लोग थे, उनको लड़ाता तो चुनाव जीतते। कोई विकल्प नहीं मिला, सम्राट प्रशांत किशोर को वोट दे दिया। नीतीश कुमार नहीं थे, इसलिए इस तरीके से हो गया। नीतीश जी रहते तब अरे है तो भाई, नीतीश कुमार के का चेहरा देख के वोट दिया था। नीतीश कुमार नहीं रहे तो लोग परिवर्तन ले लिया। सम्राट चौधरी तो खुश नहीं है। सम्राट तो अच्छा का हेल बोलवाते हैं, क्या करता, अच्छा काम नहीं खरा। और देखे न जैसे बने ना, हर का गमछा वाले को रपटने लगा, हर का गमछा वाले को रपटने लगा। अगर नहीं रहे ना उनके साथ IAS लोग, क्या क्या बकेंगे, लाठी दांग किस पर चला देंगे, कोई ठिकाना नहीं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, आपको किससे डर है? कौन मरवा देगा? हमको किसी का डर नहीं, पता नहीं है। अब ये तो बोले हम तो अपने फाइटर आदमी है सब, अब ये तो बोले फाड़ के फेंक देने वाला। अभी तो बोले हैं ना। सम्राट चौधरी तो अरे सरकार के विरोध बोलवाते हैं तो मरवे न करे हमको। सरकार के विरोध में जो बोलेगा उसको मार दिया जाएगा। मार दिया जाएगा। सरकार के विरोध में कोई बोलेगा तो मार दिया जाएगा। बिहार में ऐसा है क्या? ऐसा है, तो विपक्ष में तो तेज अब हो गया, अब हो गया। अरे गंजन क्या ना, ये नीतीश कुमार का नियम कानून निकला हुआ था, जो पूर्व मुख्यमंत्री उनको घर मिलेगा, लेकिन उनका पहले सिक्योरिटी गार्ड छीना गया, उसके बाद घर खाली कराया गया। क्या गंजन नहीं हुआ उनका? क्या कर लिया नीतीश? इनको चाहिए तेजस्वी को वो भूचाल मचा देना चाहिए, ये क्या कर सका? कुछ किया नहीं किया। तेजस्वी यादव का साथ दीजिएगा, काहे लेंगे तेजस्वी साहब? हम तो अभी तक सरकार के खिलाफ में बोलवे नहीं किए। आ गए कौन है मुख्यमंत्री? ठीक है, अब छोड़िए हमरा जान छोड़िए। बांकीपुर में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की जीत को लेकर जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। उन तस्वीरों को देखिए, अलग अलग जगहों से भी मनाया जा रहा है जश्न। किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और लड्डू भी बांटे जा रहे हैं। खूब लड्डू और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये जो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये मोतिहारी की है, और जहाँ जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर की जीत के बाद का जश्न मनाया जा रहा है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई जा रही है। ये तस्वीरें देखिए। जनसुराज ने जो हमारे सूत्रधार ने बांकीपुर में जो जीत हासिल किया है, जो बीजेपी का किला फतह किया है, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश दुनिया का नज़र था। पूरे बीजेपी की फौज, बिहार ही नहीं पूरे देश के जितने बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री थे, बड़े बड़े जो बीजेपी के विधायक और बड़े अपने आप को कहने वाले नेता थे, उन सब के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा लगा है। और जो बिहार में जाति पाति की बात को लेकर के राजनीतिक करते थे, बीजेपी, आरजेडी या जेडीयू, उस सभी चीज़ को हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने ध्वस्त कर दिया। और वो किला बीजेपी का जो था, जो लगातार 40-35 वर्षों से कब्जा था, उसको उन्होंने ध्वस्त करते हुए एक मैसेज दिया है कि बिहार में अब लोगों को जात पात, ऊंचा नीचा, मंदिर मस्जिद, यह चीज़ नहीं चाहिए। बिहार में शिक्षा वाले हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। मैं आचार्य शुभम झा, हम लोग एक मिल करके, समूह मिल करके विद्यापति ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र हटिया रांची में अपना एक शाखा, नीचे हटिया में आता है, अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी
और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है, जो वर्तमान में अंधविश्वास भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं, और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है कि यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं, और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग का जो संस्था है यहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने सीधे सीधे सम्राट चौधरी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि यहाँ बिहार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, और उस साथ ही उन्होंने कई सरकार पर कई आरोप भी लगाए, सरकार को घेरा भी। आप भी सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। इस हिसाब से अपराध बढ़ा है और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, और कोई भी सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति, अभी आप देखिएगा 2 युवक की हत्या होगी, जिस हिसाब से फेक एनकाउंटर कराया गया तिवारी जी का हो, या जिस हिसाब से अपराधियों ने इनके पति को कितने बेरहमी से जो मारा, सत्ता में बैठे कोई मंत्री या मुख्यमंत्री एक बार भी पीड़ितों का आंसू पूछे नहीं है। वो तो युवक के परिवार से हम लोग अगर दबाव नहीं डालते, उनके परिवार को तो बाहर खड़ा कर दिया गया, कई घंटों जान में फंसा करके रखा गया। लेकिन कभी भी आप देखिएगा ये मामला आता है तो कोई आंसू पोंछने वाला सरकार में नहीं। दिलचस्प बात यह है कि एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री, एक नहीं 2 उप मुख्यमंत्री, किसी के पास समय नहीं। अभी आपको सूचना मिली कि दिनारा के क्षेत्र में एक व्यक्ति मजदूरी मांगने के लिए गया तो उसको गोली मार दी। अपना काम का पैसा, हक का पैसा मांगने गया तो उसको गोली मार दी गई। परसों हम दिनारा भी जा रहे थे, उस पीड़ित परिवार से मिले। कोई ऐसा जिला नहीं है बिहार का जहां गोलियां ना चल रही, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं ना हो रही हो, डकैती ना हो रही हो, दुकानों को खाली कर दिया जाए। एक अराजकता का माहौल जो है पूरे बिहार में जो है बना हुआ है, और कोई दोषी नहीं, केवल ये मौजूदा जो सरकार है जब तक अपराधियों को संरक्षित करती रहेगी। जैसे लोजपा के जो विधायक हैं शुरू से, उनको संरक्षण दिया गया है सरकार द्वारा, नेम्ड FIR तक नहीं हुआ है। उस संघर्ष से जांच किया गया है कि नहीं किया गया, जो बयान पीड़ित परिवार ने किया, तो साफ स्पष्ट है ना। सर, एक मुख्यमंत्री ने कहा है कि चलाने से बाद सिपाही को निलंबित किया है। आप इस विषय पे कल हम सुबह आपसे बात करेंगे, और हमारी कल प्रयास है DGP साहब से हमने समय मांगा है, और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और कल सुबह इस पर अपनी बात को भी रखेंगे। और DGP साहब समय देते हैं AK-47 वाले मामले में। हालांकि पार्टी ने निर्णय लिया है, हम तो लेके आए थे पीड़ितों से, उस समय 25-25 हज़ार का मदद भी उन पीड़ितों को हमारी पार्टी की तरफ से किया गया, जो तीनों व्यक्ति जिनको गोलियां लगी। लेकिन कल भी जो है पार्टी के जो नेता है, वो लोग उनके संपर्क में है,
पास वो तो मिलने जाएंगे और ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा जब तक एसपी या डीएम पे कार्रवाई नहीं करती है पुलिस कि भाई आखिर आदेश किसने दिया AK-47 चलाने पे। जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप उनको वही फैसला करके आप गोली से मारना था। तो हमको लगता है कि इसको लेकर के कल हम बात करेंगे डिटेल में। और एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को कहा कि बिना अपराधियों को खतरे दम नहीं देंगे और विमल कुमार की पत्नी ने मुलाकात की चला की बात देखिए उनपे खुद ही शासक हत्याओं का मुकदमा मुख्यमंत्री सर सामने उनके विधायक का नाम सामने आ रहा है। एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ दोषियों को बचाया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, कटने करने में भारी अंतर है। कल बात करेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।